हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ताम्रपाषाण काल, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं और कैलकोलिथिक एज। तो हम देखेंगे कैलकोलिथिक एज में जो पीरियड है वो है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद हम देखेंगे यह वह काल है जिस समय तांबे कॉपर की खोज हो चुकी थी एवं पाषाण यानी पत्थर के औजारों के साथ अब तांबे के बने औजारों का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण यानी पत्थर, दोनों मिला के हुआ ताम्र पाषाण का काल। तो इस तरह हमने देखा कि ताम्र पाषाण काल कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह से स्टार्ट हुआ। हम आगे का चैप्टर देखेंगे, इस काल की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। मनुष्य द्वारा सबसे पहली बार उपयोग की जाने वाली धातु तांबा है। मतलब सबसे पहली जो धातु मानव ने जो उपयोग करी थी या जिसकी खोज करी थी वो तांबा है, यानी कॉपर। अध्ययन की दृष्टि से ताम्र पाषाणी संस्कृति को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे हम। तो इसमें देखेंगे 3 जो स्थान हैं उनके हिसाब से ही हम इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश और तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के तट पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर और पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर एवं पुणे जिले में ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम देखेंगे आगे कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से साक्ष्य मिले और क्या क्या विशेषताएं थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। इस काल में घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास फूस, लकड़ी के लट्ठे से उन पर मिट्टी का लेप लगाकर गोलाकार, आयताकार एवं वर्गाकार घर बनाए जाते थे। तो हमने ये विशेषता देखी कि इस काल में घर किस तरह के बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखेंगे इस काल में मातृ देवी की पूजा एवं वृषभ देव पूजा बड़े पैमाने पर होती थी। वृषभ देव मीन्स बैल, बैल की पूजा। इनाम गांव से मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं एवं मालवा से वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एवं उसके बाद की सभ्यता मानी जाती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में इस संस्कृति को अहाड़ संस्कृति के नाम से जानते हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा या कायथा संस्कृति एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरबे संस्कृति कहते हैं। अब हम देखेंगे इनका कालखंड क्या क्या है, कब से कब ये संस्कृति किस किस पीरियड में थी। तो हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़ संस्कृति जो थी वो 2000 से 14000 ईसा पूर्व तक थी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा या कायथा संस्कृति का कालखंड था 2000 से 1800 ईसा पूर्व। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरबे जो संस्कृति थी उसका कालखंड था 1400 से 700 ईसा पूर्व। अब हम देखेंगे इनके स्थान, किन किन स्थानों पर इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अहाड़ संस्कृति बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसका नाम बनास संस्कृति भी है। तो हम इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके 3 स्थल हैं। तो इसके 3 स्थल हैं, उनको हम देखते हैं। पहला स्थल है अहाड़, दूसरा है गिलुंद, तीसरा है बालाथल। इसके बाद हम देखेंगे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के भी 3 स्थल हैं। पहला है एरण, दूसरा है त्रिपुरी
और तीसरा है उज्जैनी। इसके बाद है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति के भी 3 स्थल हैं, मालवा, नागदा और नवदा टोली। फिर इसके बाद है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति के जो स्थान हैं अहमदनगर में जोरबे, निवासा व दैमाबाद, और पुणे में इनामगांव, चंदौली, सोनगांव व नासिक, और धुले में एक स्थान है जिसका नाम है प्रकाश। तो इस तरह से हमने देखे कि ताम्रपाषाण कालीन के जो स्थल हैं जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं उन स्थानों को देखा। अब हम इनकी मुख्य विशेषताओं को देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी। तो हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ संस्कृति। तो इसमें आहाड़ में देखते हैं जो आहाड़ स्थल है वहाँ पे क्या क्या विशेषताएं थी। यह स्थल बनास नदी के किनारे दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसको ताम्रवती कहा जाता है, मतलब तांबे की नगरी। यहाँ पर कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए हैं। अतः यह माना जाता है इस स्थल में रंगाई व छपाई का काम बड़े पैमाने पर होता था। यहाँ पर पत्थरों के घर भी पाए गए हैं, मतलब पत्थरों के घरों के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं हम गिलुंद। गिलुंद नामक स्थान में तांबे के उपकरण के साथ साथ पत्थरों के उपकरण अधिक मात्रा में पाए गए हैं। यहाँ पर अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? गिलुंद में। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके बाद देखते हैं हम अगला स्थान बालाथल। बालाथल में तांबे व पाषाण के उपकरण के साक्ष्य बराबर मात्रा में मिले हैं। तो यहाँ पे ये विशेषता है कि पत्थर के और तांबे के जो उपकरण हैं वो बराबर मात्रा में मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा या कायथा संस्कृति की विशेषताएं। तो कायथा को देखते हैं हम। कायथा को कपित्थ के नाम से भी जानते हैं। कायथा को प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बारामिहिर की जन्मस्थली भी माना जाता है। कायथा संस्कृति के भी 3 स्थल हैं। जो पहला स्थल है इसमें उसको देखते हैं। पहला स्थल है जो वो है ईरण, जो कि जिला सागर में है। दूसरा है त्रिपुरी, जो कि जिला जबलपुर में है। और तीसरा है उज्जैनी, जो कि उज्जैन जिले में है। बाकी इसकी और कुछ खास विशेषताएं नहीं है। इसके बाद है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति को देखते हैं। मालवा संस्कृति में मालवा नामक स्थान को देखते हैं। इसमें भी 3 स्थल हैं। तो मालवा में उच्च कोटि के मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर काले एवं लाल रंग के प्रयोग से बनाए हुए मृद भांड पाए गए हैं। यहाँ पर चरखा व तकली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है एवं कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए यहाँ पर कपास से कपड़े बनाने के उद्योग के साक्ष्य पाए गए हैं। मतलब कि उस काल में यहाँ पर कपड़े का उद्योग रहा होगा। इस तरह अब हम देखते हैं इसमें दूसरी क्या विशेषता थी मालवा में। यहाँ पर वृषभ मतलब बैल की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम मालवा के बाद अगला स्थान है नवदा टोली। नवदा टोली में अनाजों की कई किस्मों के साक्ष्य के ढेर मिले हैं। मतलब अनाज की कई तरह की किस्में मिली हैं और वो भी ढेर के रूप में। और इसके अलावा है ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती नवदा टोली ही है। मतलब जो ताम्रपाषाण कालीन जो ग्रामीण बस्ती
है वो है नवदा टोली। इसके बाद हम देखते हैं आगे की विशेषताएं। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में हम देखेंगे दैमाबाद को। दैमाबाद में क्या क्या विशेषताएं थी? तो दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बस्ती थी और दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य और सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, दोनों के साक्ष्य दैमाबाद में प्राप्त होते हैं। यहाँ से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। जैसा कि कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, अतः यह माना जाता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे एवं दोनों स्थलों में लोगों का आना जाना रहा होगा। तो इस तरह से हमने देखा दैमाबाद को। दैमाबाद में और देखते हैं क्या विशेषता है। दैमाबाद ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी नगरीय बस्ती है। तो जैसा हमने देखा कि जो नवदा टोली थी वो सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी और जो दैमाबाद है वो सबसे बड़ी नगरीय बस्ती है ताम्रपाषाण काल की। तो हमने देखा दैमाबाद। इसके बाद हम देखते हैं निवासा। निवासा में कपास एवं पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और इसमें कोई खास विशेषता नहीं है। इसके बाद है इनाम गांव। तो इनाम गांव एक बड़ी एवं किलेबंद बस्ती थी। इस स्थान पर घरों के प्रकार वर्गों के आधार पर अलग अलग तरह के बनाए गए थे। जैसे श्रमिकों के घर अलग, व्यापारियों के अलग एवं उच्च वर्ग के लोगों के अलग अलग घर बनाए गए थे। इस प्रकार के बने हुए घरों से यह ज्ञात होता है कि वर्ग विभाजन इस समय हुआ होगा। मतलब इस समय वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा ताम्रपाषाण कालीन युग को। हाँ, अब इसके बाद का हम देखेंगे आगे की वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।